नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। सीडीपी का सिलेबस हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। कल हमने क्लास 1 देखी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन किए थे सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के। आज हम क्लास 2 देखेंगे, इसमें भी हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। छात्र को जानकारी या ज्ञान प्रदान करना, सिर्फ ज्ञान प्रदान करना एक टीचर की भूमिका नहीं होती है, तो ये गलत होगा हमारा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। देखिए, आलंबन जिसको कि स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था वाइगोत्स्की के चैप्टर में। इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक होता है, बच्चे को स्कैफोल्डिंग, जिसको कि क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है कि बच्चे को एक विशेष तरह से सहायता दी जाती है, जब तक कि उसको जो चीज़ उसको जो ज्ञान उसको दिया जा रहा है वो जब तक उसको आ ना जाए तब तक उसको एक विशेष प्रकार की सहायता दी जाती है। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आंसर नंबर हमारा 2 होगा, यानी कि आलंबन या स्कैफोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। देखिए, पूर्ण रूप से हम छात्र को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, तो ये भी रोंग होगा। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान रूप में स्वतंत्र रूप से कर सकता, तो केवल वही कार्य देना जो उसको आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं के बारे में बताना है, जो गलत है, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर बताना है हमने। तो सबसे पहला क्या है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। बिल्कुल एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था बचपन और वयस्क के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। देखिए, जो अलग अलग इन्वायरमेंट के बच्चे होंगे, संस्कृति के बच्चे होंगे, उनमें क्या होगा, अलग अलग तरीके से अनुभव करेंगे वो, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है, कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महान महारत उन्मुक्त शिक्षार्थी या असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वो नगद पुरस्कार के लिए जीतने में रुचि रख रही है, इसलिए वो नृत्य में प्रतियोगिता कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा, क्योंकि वो बाहरी रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित क्या होता है, जब हम अपने जो भी हमारी अंदर कला है उसको हम अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए करते हैं, तो वो हमारा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, देखिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कि सही है, नहीं, कमी के रूप में हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि सब में अलग अलग कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो इनको एक कमी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। हमारा सही आंसर होगा, हमें इसको विशेषता के रूप में मानकर स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्यमय और समान पाठ्यक्रम तो हम लागू ही नहीं कर सकते व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, क्योंकि कोई बच्चा बहुत तेज होगा, कोई बच्चा कमज़ोर होगा पढ़ने में, है ना। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से समायोजित करना पड़ेगा ना। तो ये भी हमारा रोंग होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, 3rd। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, देखिए, निष्क्रिय रूप से ज्ञान निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बच्चे निर्मित करते हैं। वाइगोत्स्की जी क्या मानते थे कि बच्चे हैं जो वो ज्ञान को निर्मित करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात क्या है, जीन पियाजे थे वो क्या करते, वो सोचते थे कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से अनुभवों के माध्यम से जो भी संसार है उसमें अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो क्या करते हैं, पहले अपने आसपास की चीज़ों को देख के, उनको अनुभव करके फिर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, या
मानक संदर्भित होता है। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा होगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो बोलते हैं जिसको, वो क्या होगी, हमेशा गतिशील होगी उसका आंकलन। नेक्स्ट हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है जो हम अर्थ निर्माण मतलब अच्छी जानकारी या हमारी स्मृति को संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, कौन सी है, वो है ध्यान देना। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेंगी और हमारे दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए, विश्लेषण वाले क्वेश्चन आपको पता ही है, जिसमें हमें मतलब सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें चिंतन करना पड़ता है, वो होता है हमारे विश्लेषण वाले क्वेश्चन। देखिए अगर हम बोलेंगे टू किल एंड मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथानक कौन है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर वाला होगा। उपन्यास का विषय क्या था, ये भी डायरेक्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, मैं लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे वाले आगे, क्यों वाले आगे, उदाहरण वाले आगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, विश्लेषण की आवश्यकता होती है इनमें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट होगा। तो ये भी गलत होगा, नायक के बारे में पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, सांस्कृतिक कथन, कारण क्या है हमारा, कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, तो ये क्या हमारा, हाँ जी, तो इसमें क्या आएगा हमारा, देखिए पहला तो हमारा सही है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, जब चिंतनशील होगा तभी तो वो संस्कृतियों के बारे में, जो अपने रूढ़िवादिता सोचों के बारे में उनका चिंतन करेगा, है ना। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेंथ हमारा क्या है, टेंथ क्वेश्चन हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगिल ने आलोचना का केंद्र तर्क क्या बताया था। ये हमने कल भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन देख लिए, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया था, कोलबर्ग ने क्या किया था, इन्होंने नारियों को, मतलब जो लेडीज़ को हैं या बच्चियों को हैं, उनको नहीं इन्वॉल्व किया था अपने सिद्धांत में। ठीक है, इन्होंने सिर्फ जो बॉयज़ हैं या मेल पर्सनस को ही इन्वॉल्व किया था, उन्हीं का दृष्टिकोण देखा था, इसमें फीमेल का कोई किरदार नहीं दिया था इन्होंने। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, कि देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। ठीक है, तो यही गिलील ने क्या किया था, आलोचना की थी इनकी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कारण क्या है इसका, कारण ये है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। ठीक है, व्यवस्थित और अनुक्रमित है, तो देखिए ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये जो ए है वो आर की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अप अपपठन वैकल्य, जिसको कि डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो कि शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्लास में। ठीक है, तो देखिए ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ये तंत्रिका है जिसको कि न्यूरोलॉजिकल भी कहते हैं, एक स्थिति होती है जिसमें कि क्या होता है, ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में दिक्कत होती है। जैसे अगर बच्चा डब्ल्यू को और एस और डब्ल्यू में भेद नहीं कर पाता है, वाज और सा में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने को दें, ये तो नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों के बहु विकल्प प्रश्नों वाली कार्यपत्र को पूरी करने के लिए कहा, ये भी नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि से सीखने को कहे, या छोटे छोटे समूहों को वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करे। तो ये होगा हमारा आंसर, जिसमें क्या होगा, वो समझ रखेंगे किसी भी चीज़ की, जब वो खुद फील्ड में उतरेंगे, उसको उनका शोध करेंगे, उन वर्तमान स्थितियों को जानेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वो रियलिटी से उनका क्या होगा, संबंध होगा और ज्ञान प्राप्त करेंगे वो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो सार्थक सीखने में सक्षम बनेंगे विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा 4th।
नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या है, पारंपरिक नैतिकता के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15th के हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, विविध दृष्टिकोण का समावेश नहीं के बारे में बताना। ठीक है, ये भी है, उचित समावेश का पालन करना, विभिन्न विभेदित निर्देश करना, ये भी हो सकता, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, तो ये नहीं हो सकता, हमने प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव थोड़ी बनाना, हमने बच्चों को कॉम्पिटिशन नहीं देना हमने एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 क्वेश्चन के हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावित प्रणाली है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते, बिल्कुल करते हैं। ये मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अंतिम उत्पाद शुरू से लेकर अंत तक बच्चे का सारा डेटा होता है इसके अंदर। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे का रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि बच्चे की प्रत्येक बच्चे की पूरी डिटेल होती है, एक फाइल होती है बच्चे की जैसे, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं, और शुरू से लेकर लास्ट तक उसका सारा डिटेल होता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा 4th, A, B और D। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य विन्यास का वर्णन करता है। ये भी हम कल के क्वेश्चन में देखा था हमने, देखिए दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें क्या देखा था हमने, महारत लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, जिसमें किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना होता है। ठीक है, महारत लक्ष्य से कहते हैं। और एक हमने प्रदर्शन लक्ष्य देखा था, जिसमें कि दिखावे के लिए, जैसे कि उच्च ग्रेड या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रदर्शन लक्ष्य, और ये है हमारा महारत लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसमें, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए सिर्फ प्राथमिक स्रोत तो बच्चे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। शिक्षक पाठ्यक्रम मानकों को कड़ाई वाला तो हमने बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दंड वाला, कड़ाई से पालन करने वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चों को भाई आप खुद सीखो, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता जिसमें भेदभाव दिखाया जाता है मेल और फीमेल में। ठीक है, तो अगर ऐसे इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है तो किस तरह के प्रश्न को प्रोत्साहन मिलता है, इससे मिलता है जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक्स को अज्ञात अंक मानने की क्षमता। जैसे हम मैथ में देखते हैं कि 2 को हमने एक्स मान लिया है ना, तो ऐसे तो करते हैं मैथ में, है ना। तो यही बोल रहा है वो कि जैसे एक्स को अज्ञात अंक, जैसे कोई चीज़ हमें पता नहीं तो उसको हमने एक्स मान लिया, उस अंक की जगह हमने एक्स मान लिया। ठीक है, मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है। किसके दौरान विकसित होती है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा औपचारिक। ठीक है, औपचारिक के अवस्था में होती है विकसित, हमने पढ़ा था इसके बारे में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे भी है। अब हमें पता है कि ऐसे जैसे एक्स का हमने मान लिया, उसकी जगह हमने अज्ञात अंक हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये मैथ में तो होता है, तो इसमें बीजगणित और गणना वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 21, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर अजीब से स्थिति में रगड़ता है, आंखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली और अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये दृष्टिबाधित के हो सकते हैं। ठीक है, आंखों से रिलेटेड है तो दृष्टिबाधित के लक्षण है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है 22 क्या हमारा, एक समावेशी
कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन के लिए अनुकूलन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है। पर ये थोड़ी करेंगे कि हम सारे व्यक्तिगत मतभेद समाप्त कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रत्येक पर्सन के अपने अपना एक नेचर होता है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई बोलने में तेज होगा, है ना, तो इन चीज़ों को हम ख़त्म थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो कि उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र डैश है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का पढ़ा था हमने। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंत्यक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, किससे उनको बेनिफिट मिलेगा? जब वो अधिक जानकार व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो उनको क्या होगा? उनको उनके अनुभव से उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो कि समीप दूराभिमुख विकास, जहाँ पे भी समीप दूराभिमुख विकास क्षेत्र है जो वाइगोत्स्की में आए अगर, तो वो हमेशा अंदर होगा। समीप यानी कि इसके विमुख, यानी कि इसके थोड़ा पहले। ठीक है, तो यानी कि समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना, ये भी नहीं हो सकता। शक्ति से तो कहना ही नहीं है बच्चों को। स्वनियमित और समय प्रबंधन के लिए टाइमर दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, हमें अगर उसको ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो उसको टाइमर देंगे, इतने टाइम में आपको ये वर्क करके मुझे कंप्लीट करके देना है, तो बच्चा फिर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तो माता पिता को बुलाना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है? छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो। बिल्कुल सही बात है, और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है और भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत क्या है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों के शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना, याद रखना शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के साथ अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के आसपास उसमें सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? संरचनावादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या? 27। एक बच्चा किसी कार्य को करने के लिए जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उसे उतनी अधिक इशारे देने की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि से के कारण की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो अभिकथन एक भी सही है और कारण ये भी दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कि दोनों सही है और सही, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 28 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रैखिक प्रक्रिया है, तो रैखिक प्रक्रिया नहीं है समाजीकरण प्रक्रिया। जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। बहुआयामी प्रक्रिया भी है और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? BCD, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह कोई उद्देश्यात्मक निरीक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या करते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक
आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन क्या है, सभी विद्यार्थियों में बहुत कम अपेक्षाएं रखना चाहिए, ये भी गलत है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, ये भी गलत होगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, तो ये हमारा सही आंसर होगा, पुरस्कृत करना चाहिए अगर छात्र पहल करता है तो। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, तो ये भी हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये थी आज की क्लासेस। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।